नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, मार बवाली, बहुत सारे ऐसे मुकदमे लगा दिए हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि जल्दी से मैटर निपटाने के लिए, बचने के लिए, या कभी कभी दूसरी शादी करने के लिए सोचते हैं कि अरे जीवन खराब हो रहा है, समय निकल रहा है, पैसा बर्बाद होगा, जितना पैसा हम कोर्ट कचहरी में खर्च करेंगे उससे बढ़िया है परमानेंट एलिमनी दे दी जाए, वो डाइवोर्स ले लिया जाए। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट में बताएं, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए, आपको कानूनी चीज़ें बताई जाएं। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए, आपके हक के लिए कोर्ट में लड़ूंगा। आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी से छोटी जो कानूनी बारीकियां हैं वो आप लोगों तक एक मास मैसेज में वीडियो के मार्फत साझा की जाए। तो चलिए बात करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी पत्नी ने हमारे खिलाफ में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया, एफआईआर दर्ज कर दी। जैसी शिकायत दी जाती है वुमेन सेल में तो वो घबरा जाते हैं, पूरा घर घबरा जाता है। और जितने जब नाम देखते हैं तो वो और परेशान हो जाते हैं, और इतने लोगों के नाम लिखवा दिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों के नाम होंगे ना, उतना ही आपके केस में मजबूती होगी, उतना ही आपका पक्ष भारी रहेगा। और महिला हमेशा ये गलती करती है कि जो नंदों की शादी हो चुकी है, जो नंदा काफ़ी दूर रह रही हैं, जो काफ़ी सालों से नहीं आती जाती हैं, जो ससुर काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात कही है कि घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है ना वो दहेज ही मांगे। तो उसमें सास के खिलाफ में आरोप तय कर दिए, वो भी ये तय कर दिए, ये कह के तय कर दिए कि हो सकता है, लेकिन आज दिन तक दहेज के मामले में शायद ही किसी को सजा हुई हो। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या है कि जैसे शिकायत जाती है वुमेन सेल में, तो वहाँ पे कुछ बैठी होती हैं, पुलिस वाली बैठी होती हैं, अधिकारी बैठी हो, जिनका काम ये रहता है या तो आप समझौता कर लो, मोटी रकम दे दो। वो कुछ भी मन कहानी होती है वो साइन करवा लेती हैं, एग्री कर लेती हैं। डर के लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है यार जी का जंजाल खत्म हो रहा है। लेकिन क्या ऐसे जंजाल खत्म हो जाता है? ऐसे खत्म नहीं होता है। अगर आपने अपनी पत्नी से अगर डाइवोर्स भी ले लिया ना मेरे भाई, और उसने अपनी दूसरी शादी कर भी ली, और उसने अपनी दूसरी शादी छुपा ली ना, तब भी वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 1 के अंदर ये कहा गया, पत्नी को परिभाषित किया गया है। उसमें ये कहा गया कि पत्नी के अंदर वो पत्नियां भी आती हैं जिन्होंने तलाक ले लिया हो लेकिन दूसरी शादी ना की हो। और गहराई में बात करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 112 के तहत में ना, अगर कोई अवैध बच्चा भी है ना आपका तलाक होने के बाद, तो 280 दिन तक के अंदर अगर वो बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बच्चा भी आप ही का माना जाएगा, यानी पहले पति का ही माना जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, जल्दबाजी में ना पड़े। और दूसरी बात, जब लोग तलाक ले लेते हैं तो तलाक में जल्दी छुटकारा पाने के चक्कर में क्या करते हैं, मोटी रकम दे देते हैं। तो भी ये सोचते हैं कि अब हम बिल्कुल आज़ाद हो गए। आप ना तो पहले तलाक लेके आज़ाद हुए हैं और ना आप मुकदमा लड़के आज़ाद हो रहे थे। पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जब आप तलाक लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, लूज मोशन, यानी क्या क्या भगवान जाने चलता रहता है इनका। तो ये मोशन के चक्कर में ये भारी रकम चली जाती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर महिला अगर चाहे तो आपके खिलाफ में मेंटेनेंस फिर से क्लेम कर सकती है, सारे अधिकार उसके अनुबंधित। तो ये जो डाइवोर्स है ना, डाइवोर्स का मतलब सिर्फ ये है कि शादी की एक अनुमति आपको मिल गई है, आप शादी दूसरी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर डाइवोर्स कोई हुआ है और डाइवोर्स पे अगर कोई अपील दाखिल की गई और उस अपील के दौरान अगर आपने कोई शादी कर ली ना, उस शादी को अवैध माना जाएगा। अगर वो अपील डिसमिस हो जाती है तो वो आपकी दूसरी शादी वैध होगी।
तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि मोटी रकम दे देते हैं, तलाक ले लेते हैं, तलाक लेके बैठ जाते हैं। कई ऐसे मामले मेरे सामने आए जिन्होंने जल्दी बल्दी में तलाक लिया, मोटी रकम दे दी अपनी पत्नी को, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी करने के बाद पत्नी ने देखा कि पति ने हमारे ने दूसरी शादी कर ली है, अब अपनी शादी छुपा दो। उसने क्या किया, मेंटेनेंस का केस डाल दिया कि साहब मैंने अभी शादी नहीं करी है, फलाना ठिकाना, और मेरा तलाक हो चुका है। खोल रही है वो, ओपनली खोल रही है उसमें, और कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस बांधा। तो उस दूसरी लड़की का जिसके साथ में आपकी शादी हुई ना, उसका भी लाइफ खराब हो गया। ये भी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है। आपने जो पैसा परमानेंट एलमनी दिया था, ये सोचा था कि हम आज़ाद हो जाएंगे, वो पैसा भी आपका खराब हो गया। आपको पहुंचना उसी जगह पे है। अब आपने, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो भी गई, आपने दूसरी शादी कर ली, आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, दोनों लोग अलग अलग हो गए। लेकिन जब आप दूसरी शादी करने जाएंगे ना, तो उसको जैसे ही पता चलेगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो पूछेंगे कि कहाँ से पहली शादी हुई थी, कैसे टूटी, क्या हुआ। आप डाइवोर्स की डिग्री दिखाएंगे, क्योंकि जब आप दूसरी शादी करने जाते हैं तो डाइवोर्स की डिग्री जरूर आदमी मांगता है कि भैया हमें डाइवोर्स की डिग्री दिखाओ कि आपका डाइवोर्स हुआ कि नहीं। तो उसमें वो देख लेता है कि यार पहली पार्टी को इतने लाख रुपए दिए गए, शिकायत पे दिए गए, कैसे दिए गए, म्यूचुअल हुआ या एक्सपर्टी हुआ या मेरिट पे डिसाइड हुआ, कैसे हुआ। तो वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से ट्रैप करने लगते हैं। तो आपकी पहली शादी अगर टूटी है ना, अगर आपसे 10 लाख रुपए परमानेंट एलमनी लिया गया है ना, तो दूसरी शादी में आप इंतजाम करके रखो कि आपको 20 लाख रुपए देने देने हैं, क्योंकि स्थिति आपकी वही कायम रहेगी, आपको घूमना वही है। क्योंकि जैसे ही आपने शेर के मुंह में खून लगा दिया, तो फिर वो खून ही मांगेगा। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी के चक्कर में ना आप जीवन भर ट्रैप होते रहेंगे। क्योंकि इधर आपकी पत्नी को जैसे ही पता चलेगा कि आपने दूसरी शादी कर ली, वो तुरंत अपनी शादी को छुपा लेगी, और आपको उस शादी को साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे, तब आप बड़ी मुश्किल से उसको साबित कर पाएंगे कि हाँ मेरी पत्नी ने साबित कर ली। तो इसलिए पुरुष जो है ना, आज की डेट में कानून से जकड़ा हुआ है, और पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, ये बात सही है। लेकिन हमें कानून के अंदर ही कानून, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है और औरत औरत को काटती है। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, केस को डिफेंड करें। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ना तो घरेलू हिंसा में कुछ बिगड़ने वाला है, ना मेंटेनेंस में कुछ बिगड़ने वाला है। इससे बेटर ये है कि अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देते रहो, और इधर उठा के दूसरी शादी कर लो। वो क्या करेगी, मेंटेनेंस ही ले सकती है। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है। तो ऐसे इससे कैसे बचना है, उसके संबंध में अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन जल्दबाजी ना करो, क्योंकि आप हमेशा ठगे जाएंगे। आपने पहली शादी से जल्दी पल्दी में छुटकारा लिया, तो आप दूसरी शादी करने जाएंगे तो वहाँ भी आप ट्रैप होंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ में वो अच्छे से जीवन व्यतीत करेगी। रेयर एंड रेयर चांसेस ऐसे होते हैं, 1% 2% ऐसे होते हैं जो सही लड़की मिल जाए, इन सब चीज़ों को देखे, आपको देखे, आपकी भावनाओं को देखे। तो ऐसी जल्दबाजी में ना पड़े, और इस चीज़ को पुख्ता कर लें कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी की है या नहीं की है। पता चला इधर आपने शादी कर ली और आपकी पत्नी ने उधर शादी छुपा ली, क्योंकि ये पूरी तरीके से कानून जो है ना, वो जकड़ा हुआ है। ये एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है। कहीं बेगमी में सजा वो बताई जाती है, तो कहीं 497 में महिला को आज़ाद कर दिया जाता है। तो हम किस तरीके से मूव करें? तो हमें उसी के केस में उसी की गलतियां पकड़ के ही हमें लड़ना है, तभी हमारी जीत हो पाएगी। जल्दीबाजी ना करें। आप जितना रकम आप परमानेंट एलमनी में देंगे, उसकी आधी रकम भी आपकी कोर्ट कचहरी में खर्च नहीं होगी, अगर आप ईमानदारी से लड़ेंगे तो। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनका तलाक हो गया। तलाक होने के बाद में कई साल से पत्नियां दूर रह रही हैं, पत्नियों ने भी शादी कर ली है, लड़कों ने शादी नहीं की है, लेकिन पत्नी ने अपनी शादी छुपा ली। एक मेरे पास एक रांची का एक मैटर आया था, उसमें उसकी पत्नी जो है ना भाई की, वो अलग अलग न्यायालयों में जाके मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। वो एक जगह से बेचारा बचता है तो दूसरी जगह मेंटेनेंस हो जाता, दूसरी जगह से बचता तो तीसरी जगह। अंततः डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स होने के बाद में उसने फिर से मेंटेनेंस डाल दिया। कोर्ट ने सारी चीज़ों का हवाला दे दिया
कि इनका मेंटेनेंस ऐसे बांधा जाता है, ये तलाक हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, और पूरा डिटेल्ड ऑर्डर दिया। सीआरपीसी 125 सब सेक्शन 1 का पूरी तरीके से पूरा परिभाषित करते हुए उन्होंने ऑर्डर दिया। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए नुकसानदेही हो जाता है। एक बार अगर कांटा चुभता है ना, तो फिर वो काफ़ी देर तक चुभता है। इसलिए दूसरा कांटा उसमें ना डालें, ताकि कि आपका पूरा परिवार टेंशन में आ जाए। थोड़ा सतर्क रहें और सही से अपनी बात रखें, कोर्ट में अच्छी तरीके से लड़ें। क्योंकि और ये जो सोशल मीडिया पे जो ज्ञान ध्यान लोग देते हैं ना, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मुकदमे लड़ रहे हैं तो उनको कानून की पूरी जानकारी हो गई। तो ऐसी चीज़ों से भी बचें, क्योंकि मैंने मेहनत की है और आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। और जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, उन लोगों ने ही हमसे कहा कि ब्रह्मदत्त इंजीनियरिंग छोड़ के कानून के क्षेत्र में आओ। हमने एलएलबी करने के लिए हाई कोर्ट में लड़ा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बीटेक की डिग्री में डीए डबल टी लिखा हुआ है और हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में डी डबल टी लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि इस यू और ए के चक्कर में भी मुझे हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के भरोसे हम जिंदा हैं और आप लोगों के भरोसे हम मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निर्दोष परिवारों को बचाया जाए। आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग दिया और आप लोगों का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। धन्यवाद।